Hello students, today we will start history 8th chapter 2 from trade to territory, the company established power. इस चैप्टर को हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे बच्चों। एक स्टोरी है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी वो ट्रेड करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी और किस तरीके से वो ट्रेड से और टेरिटरी यानी कि शासन करने के लिए यहाँ पर अब उसने अपने पैर जमा लिए। तो ये एक स्टोरी की तरह हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग में मुग़ल एम्पायर था। मुग़ल एम्पायर जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कितना फ्लोरिस्ड था उस समय। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 में जब उनकी डेथ हुई, तो उनके बाद कोई भी ऐसा सक्सेसर उनका शासक नहीं रहा जो उसके जमाए हुए शासन को संभाल सके। तो हम बात करेंगे कि जितने भी सूबेदार थे जो उनके अंडर काम करते थे, जितने जमींदार थे, जो गवर्नर थे जो उनके अंडर काम कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे क्या होने लगे, अपने आप को, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल नहीं था तो अपने आप को क्या है वो इस जो मुग़ल प्रशासन से अलग समझने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगे। जो टैक्स वो पे करते थे मुग़ल प्रशासन को, वो धीरे धीरे उन्होंने कम कर दिया और अपनी पावर को वो अपने इलाकों में बढ़ाने लगे। तो ये क्या था, जो एक जुड़ाव था जो मुग़ल प्रशासन का, एक इकट्ठा जो प्रशासन चल रहा था, वो उनकी डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद वो धीरे धीरे बिखरने लगा। सूबेदार हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो ज़मींदार हो, जो टैक्स वगैरह दिया करते थे, जो उनका डेडिकेशन था जो मुग़ल प्रशासन के लिए, वो धीरे धीरे टूटने लगा। वो अपने आप को धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगे। तो यहीं से ही शुरुआत होती है कि इस तरह की चीज़ का फ़ायदा किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की कि एक व्यापारिक कंपनी जो ईस्ट इंडिया से कंपनी से आती है, जो ब्रिटेन से आती है, वो कैसे अपना शासन यहाँ पर स्थापित करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर ग्रांटिंग सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब क्योंकि एक देश में बहुत सारी कंपनीज होती है बच्चों, ठीक है, तो उन्हें क्या है, एक पास, हम चार्टर से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, एक तरह का पास, उन्हें गारंटी कार्ड लेना पड़ता है कि भाई तुम दूसरे देश में जाओ और वहाँ पर ट्रेड करो। सिंगल कंपनी आप जाएंगे, आपके साथ कोई इस देश की दूसरी कंपनी नहीं जाएगी। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक यहाँ पर एक वहाँ के जो एक चार्टर निकलता है जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसे फिल करती है और वो इसको पास कर लेती है, ठीक है। ये इस तरह से हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं, डेप्थ में ना जाकर। तो वहाँ पर जो ये चार्टर के थ्रू ने एक परमिशन मिल जाती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर आ चार्टर फ्रॉम, कौन से सन में, ये ध्यान रखना, 1600 में। और वहाँ की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वो इस कंपनी को परमिशन देती है कि आप जाएं, दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी कहती है कि कोई और दूसरी कंपनी उसी देश की वहाँ पर नहीं जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से एक जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये परमिशन मिल जाती है, ठीक है, इस चार्टर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब वो कंपनी वहाँ जाकर क्या करेगी, अब वो हम कंपनी जाकर करेगी वहाँ दूसरे देशों की, जिन देशों में उसे जाना है, वहाँ की लोकल ट्रेडर से माल खरीदेगी, ठीक है, कच्चा रॉ मटेरियल परचेज़ करेगी, और जो बना हुआ माल है उन देशों में वो महंगे दामों पर बेच सकती है। यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो चीप रेट पर खरीदेगी और जो बना हुआ माल है वो उन्हें हाई रेट पर देगी। क्लियर हो गया। इस तरह की परमिशन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है इसे परमिशन लेती है
द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर ट्रेडिंग कंपनीज। उसे कोई भय नहीं है कि वो दूसरी कंपनी से भी वो किसी तरह का कंपटीशन करे। चार्टर एक तरीके का आदेश होता है या तो यहाँ तक समझ आया बच्चों कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाती है, एक परमिशन मिल जाती है कि वो यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित कर सकती है। अब हम बात करते हैं अ स्ट्रगल फॉर पावर। अ स्ट्रगल फॉर पावर में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर तरह तरह की जो कंपनियाँ थी, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल भी हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले स्ट्रगल फॉर पावर के लिए कैसे स्ट्रगल किया अनेक कंपनियों ने, क्योंकि अभी तो हमने बात की कि सिर्फ एक कंपनी भारत में आ रही है, लेकिन भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं आई, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज आई। ठीक है, लाइक पोर्तुगीज़ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लास्ट टू लास्ट क्लासेस में। सबसे पहले पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे 1498 में। ठीक है, उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आई थी। तो जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, पोर्तुगीज़ ने तो अपने पहले से ही पाँव पसार रखे हैं कि वो अपना ट्रेडिंग कर रही है, हम कहाँ इस्टेब्लिश हो पाएंगे। तो उसे उसके साथ क्या करना था, एक कंपटीशन करना था। ठीक है, अब किन किन चीज़ों के लिए वो यहाँ पर ये इतनी सारी कंपनीज़ आई भारत में, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भारत शुरू से ही सोने की चिड़िया कहलाता है। सोने की चिड़िया इन द सेंस कि यहाँ पर हर तरह की सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, इसके अलावा यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो वर्ल्ड फेमस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर हम बात करें स्थापत्य कला की, आर्किटेक्चर में हम बहुत आगे थे, आर्ट्स में, लिटरेचर में, इन सारी चीज़ों में हमारा जो देश है वो नंबर 1 रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सोने की चिड़िया। तो यहाँ ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स थे जिनकी डिमांड यूरोप के देशों में रही थी, वो चीज़ें थी लाइक आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि पेपर, क्लव्स, कार्डमन, सिनेमन, ये वो चीज़ें जो पूरे के पूरे यूरोप में इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड्स थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों के लिए ही ये सारे जो देश थे ये कंपटीशन कर रहे थे कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों तक हमारी जो पहुंच है वो बन सके। ठीक, अब यहाँ पर ये सारी कंपनीज क्या थी, आपस में फाइट करने लगी इन सारे प्रोडक्ट्स को लेने के, इनका रॉ मटेरियल लेने के लिए वो क्या करने लगी, फाइट्स करने लगी। ठीक है, अब सब अपनी अपनी जो लोकल ट्रेडर्स थे उन सब से हाथ मिलाने लगे। इसका क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि सभी रॉ मटेरियल पर अपना अपना कब्जा चाह रहे थे। तो सब में क्या हुआ, एक कंपटीशन हो गया, एक विवाद भी होने लगे कई बार तो बहुत सारी चीज़ों पे। लाइक जैसे यहाँ पर एक केस दे रखा है 17th और 18th सेंचुरी में, जो यहाँ पर एक दूसरे की जो नावों को होता था वो डुबा दिया करते थे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक नाव डुबा देना, एक दूसरे की शिप्स को शिप पर हमला कर लेना, उनके प्रोडक्ट्स को कैप्चर कर लेना, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें इन कंपनीज़ के बीच में होने लगी। कौन सी कंपनीज़, वही कंपनीज लाइक ब्रिटेन से आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा डच कंपनी, पोर्तुगीज़, फ्रेंची आपस में इस तरह की ये एक्टिविटीज़ आपस में ही करते रहे। ठीक है, अब इन सारी कंपनीज़ में एक तरह का क्या हुआ कि कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स इन लोकल ट्रेडर्स से ले सकता है, ये आपस में अपने अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ये आपस में फ़ाइट करने लगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, ट्रेड वॉज कैरिड आउट विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। अब क्या हुआ, क्योंकि एक दूसरे पर से छीन कर चीज़ें और गलत गलत हथकंडे अपना कर ये लोग कर रहे थे, तो क्या हुआ, अब हर कोई हर जो ट्रेडर था अलग अलग देशों के, ये अपनी अपनी कंपनीज़ का, अपनी फैक्ट्रीज़ का क्या करने लगे, फोर्टिफिकेशन करने लगे, यानी कि उनकी किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी से ताकि कोई हमला ना करे, कोई हमारे उनके रॉ मटेरियल बने हुए माल को कोई छीने ना। इस तरह की फोर्टिफिकेशंस ने एक सेटल्ड ट्रेडिंग सिस्टम को डेवलप किया। यहाँ पर सारी कंपनियों को यहाँ पर अपने पैर पसारने का
मौका दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करने लगे, फोर्टिफिकेशंस करने लगे, सेटल्स फोर्टिफिकेशन होने लगा, जो कि लोकल ट्रेडर्स को अखरने लगा। यानी कि उनकी आंखों में ये खटकने लगा कि अरे ये तो दूसरे देशों से आए हैं, यहाँ ट्रेड करने के लिए तो आए थे, फिर इन्होंने यहाँ पर ज़मीनें ले लेकर कैसे ये अपनी किलेबंदी करते जा रहे हैं, ये तो अपने ट्रेड को बहुत वास्ट कर रहे हैं, इनका तो मकसद बहुत लंबे समय तक यहाँ रहने का है, हम पर हो सकता है राज भी कर ले। तो ये सारी चीज़ें लोकल ट्रेडर्स को खटकने लगी कि इस तरीके से तो ये हमारे पूरे के पूरे ट्रेड पर ही अपना कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है वही जो ट्रेड टू टेरिटरी वाला हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रेड करने आए थे लेकिन कैसे उसे टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वही पढ़ेंगे। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट द कंपनी देयरफॉर फाउंड टू डिफिकल्ट to separate trade from politics. Let us see how this happened. किस तरीके से हम ये अब देखेंगे कि इस ट्रेड को, इस व्यापार को पॉलिटिक्स से कैसे अलग किया जा सकता है, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हमारे लोकल ट्रेडर्स को या ये जो दूसरे देशों से कंपनी आई थी उन्होंने इन चीज़ों को कैसे फेस किया, वही हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक कंपनी छोटी सी ट्रेडिंग के रूप में आई थी और कैसे टेरिटरी तक लगभग 200 सालों तक उसने हम पर राज किया। ऐसे क्या क्या चीज़ें उसने, क्या खामियां हमारे देश में देखी कि उसे इन अपने पैर पसारने का पूरा मौका मिला। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेडिंग इन बंगाल। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो उस समय का प्रोविंसेस थी, जो प्रांत था, वो था बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में किस तरीके से इन्होंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रेड इन बंगाल। बंगाल जो कि उस समय एक बहुत बड़ा प्रोविंस थी, बहुत बड़ी प्रांत था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना कंपनी को इस्टेब्लिश किया। 1651 में हुगली नदी के पास, हुगली रिवर है वहाँ पर, उसके पास इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। दिस वॉज बेस्ड फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम एज अ फैक्टर ऑपरेटर। उस समय इसको एक फैक्टर कहा जाता था ये उस टाइम पर। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। इनका अपना खुद का वेयर हाउस होता था जिसमें ये क्या करते थे, अपने माल को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे कंपनी ने जैसे जैसे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करना शुरू किया, एक्सपेंड करना शुरू किया, और इस तरीके से जो कंपनी थी वो अपनी सेटलमेंट करने लगी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि प्रोटेक्शन तो ज़रूरी थी लोकल ट्रेडर से भी, और जो दूसरे देशों से आए हुए जो और ट्रेडर्स थे और कंपनीज थी उनसे भी बचना था। तो ये क्या करने लगे, अपने कंपनी के चारों तरफ एक फोर्टिफिकेशन करने लगे, किलेबंदी करने लगे उसके प्रोटेक्शन के लिए, किसी तरह के हमले ना हो, अपना माल पूरी तरह से सेफ रहे, इन सब चीज़ों से वो इस तरह के काम क्या करते थे। 2 years लेटर उन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स से एक परमिशन भी ले ली थी। क्या परमिशन थी? गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। 3 गांवों की जमींदारी का राइट भी इन्होंने ले लिया था। यानी कि 3 गांवों से ये क्या है, ये मुग़ल प्रशासन से इन्होंने ये 3 गांवों की क्या एक तरह से टैक्स वसूल करने का अधिकार ले लिया था कि यहाँ पर हम ही ट्रेड करेंगे और हम ही यहाँ के चीज़ों को चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी ने ये शुरुआत की बंगाल के 3 विलेज से, जो कि किसकी परमिशन से लिया था? मुग़ल ऑफिशियल्स की परमिशन से लिया था। अब बंगाल में ही हम पढ़ रहे हैं कि वन ऑफ दिस वॉज कालीकट। कालीकट जिसे हम कलकत्ता के नाम से भी आज जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक मुग़ल एम्परर जो औरंगजेब थे, एम्परर,
उन्होंने एक फरमान मतलब एक शाही आदेश, एक फरमान इशू किया जिसमें कि कंपनी को एक परमिशन मिल गई कि वो यहाँ इन इलाकों में, जैसे 3 विलेजेस उन्हें मिले, इस तरह के इलाकों में वो जो ट्रेड करेगी वो टोटली ड्यूटी फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ड्यूटी फ्री से मतलब है यहाँ पर कि द कंपनी विल नॉट बी पेड एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, तो ड्यूटी फ्री हो गया। अब जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स थे वो इस चीज़ से खफा हो गए, भाई वो तो टैक्स देंगे और जो बाहर की आने वाली कंपनी है वो टैक्स नहीं देगी, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा। ठीक है, तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि किस तरीके, ये कहाँ हुआ, ये कोलकाता में हुआ। ठीक है, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट existing privileges. औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इस तरह के जो फरमान जारी हुए उससे उसे कई तरह के और भी कंसेशन मिल गए, जिससे कि अब वो ड्यूटी फ्री ट्रेड अच्छे से कर सकती थी, बिना टैक्स दिए ही वो अपना माल बेच सकती थी। अब इस तरह से कंपनी के लिए तो ये फ़ायदा हुआ। ठीक है, कंपनी ने भी ओबियसली उन ऑफिशियल्स को जो प्रशासन था औरंगजेब का या मुग़ल प्रशासन जो था उनको कुछ फ़ायदा उठाने देने के लिए ही कुछ किया होगा। ठीक है, तो दोनों की म्यूचुअल से ये फरमान से उन्हें एक फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ, इसमें नुकसान हुआ लोकल ट्रेडर्स का, इसमें नुकसान हुआ उन नवाबों का जिन गांवों से वो टैक्स वसूल किया करते थे। अब उनके राजकोष तो खाली होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर झगड़े किस में बढ़ेंगे, ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी में और नवाब में और लोकल ट्रेडर्स में। ठीक है, लोकल ट्रेडर्स नवाब पर प्रेशर डालेंगे और नवाब क्या है वो इस तरह की जो कंपनीज हैं उन पर तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो हम यही बात करेंगे इसके अगले जो उसमें बताया गया कि किस तरीके से ये इनमें जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इनमें जो विवाद शुरू हो गया, किस किस में, रेवेन्यू को लेकर, बंगाल में रेवेन्यू कैसे कम हो रहा है, उनको ड्यूटी फ्री कैसे दिया गया, ये दोनों में जो तकरार हुई, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे वो नवाब हो, इनमें कैसे ये तकरार ही आगे युद्ध का कारण बनी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध का कारण बनी। तो इसमें ही शुरू करते हैं। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नोट प्रोटेस्ट। अब पहले बंगाल जो यहाँ के नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खां। ये नाम आपको बच्चे बहुत अच्छे से याद रखना है कि बंगाल के पहले जो नवाब थे वो थे मुर्शिद कुली खां। इसके बाद भी कई आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसको आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. अब इसे हम पढ़ेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरीके से जो ट्रेड को लेकर थे तरह तरह की विवाद करने वाले मैटर्स उत्पन्न होने लगे। अब वो कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट मैटर्स थे उन पर हम बात करते हैं। तो जो यहाँ के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उसके बारे में बात करेंगे। उनके बाद जो उनके अलीवर्दी खान आए, जो मैंने बताया था ना ये आपको नाम याद रखने हैं, तो अलीवर्दी खान फिर सेकंड आए। ठीक है, और फिर आते हैं और फिर है सिराजुद्दौला। ठीक है, तो पहले याद रखना है, फर्स्ट है मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली, दूसरा है आपका अलीवर्दी और तीसरा आता है आपका सिराजुद्दौला। ये 3 नवाब हैं जिनको अभी याद रखना, अभी आगे भी आएंगे, तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको अपने इसे याद रखना है।
ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रोंग रूलर, सारे स्ट्रोंग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनीज कंसेशन, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। अब इन्होंने सबसे पहला क्या काम किया, ये नाराज़ थे इनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो इन्होंने इनके जो कंसेशन थे और जो डिमांडेड थी ट्रिब्यूट की, कि भाई वो हमारा जो, कि भाई तुम्हें जो बेनिफिट हो रहा हमें आप भेंट दीजिए, ट्रिब्यूट दीजिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिमांड की कि आपका कंसेशन हम माफ नहीं करेंगे, यानी कि कोई ट्रेड फ्री नहीं होगा। इसके अलावा आप हमें ट्रिब्यूट दीजिए, यानी कि जो आपको फ़ायदा हो रहा है उसका कुछ पार्ट हमें दीजिए। इसके अलावा और क्या कहा इन्होंने, और जो आप ये राइट टू मिंट कॉइन्स है, राइट टू मिंट्स यानी कि अपने सिक्के गढ़ने का जो तुम्हें राइट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिक्के वो खुद गढ़ने शुरू कर दिए थे उन्होंने, तो वो आप वो स्टॉप करना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। स्टॉप फ्रॉम द एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशन। और लास्ट जो उन्होंने किया वो ये जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, इसको भी बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया? तो क्या क्या चीज़ों की नवाब की तरफ से डिमांड की गई। नंबर 1, कोई कंसेशन नहीं होगा, ट्रेड जो फ्री था वो नहीं होगा। दूसरा कि ट्रिब्यूट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कि जो आप कॉइन्स को मिंट करते थे, सिक्के गढ़ने का जो काम करते थे वो नहीं होगा। और जो लास्ट है, ये जो किलेबंदी आप कर रहे हो इसको फैलाना बंद करें, किलेबंदी को स्टॉप करें। ये डिमांड्स थी, किसकी डिमांड्स थी? ये नवाबों की डिमांड्स थी। यानी कि जो पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खां और उसके बाद आए अली वर्दी खां, इनकी डिमांड्स ये थी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। ये किससे कह रहे हैं वो? ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कह रहे हैं वो। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चुप रहने वालों में से थी, ठीक है। अब उसने क्या बात रखी, द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। यही था जो नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़ों की वजह रही, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी आसानी से तो इन बातों को मानती नहीं। तो दोनों के बीच में जो बैटल हुई, वर्ल्ड में, इतिहास में, ये बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानी जाती है। इतिहास की बहुत बड़ी घटना, जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक परमिशन दे दी कि आप अब इस देश में शासन कर सकते हैं, शासन करने का रास्ता खोल दिया। वो थी ये बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और उन्हें एक राइट मिल जाता है, राइट टू दीवानी। राइट टू दीवानी मतलब कि वो अब यहाँ के लोगों से टैक्स वसूल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ से शुरुआत होती है इन दोनों के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट का, ये एक परिणाम निकल कर आता है। तो बच्चों यहाँ हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, कि क्वेश्चन आता है कि नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर झगड़ा था। तो यहाँ पर मुद्दे साफ हो रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि उन्हें किलेबंदी की इजाज़त मिले, उन्हें सिक्के गढ़ने की इजाज़त मिले, ठीक है, और उन्हें जो रेवेन्यू जो वो दे रहे हैं वो ना देना पड़े। ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डिमांड्स रखी थी, ठीक है। दूसरी तरफ जब अली वर्दी खां जब की डेथ होती है 1756 में, तो उसके बाद क्या होता है, कौन आते हैं गद्दी पर? सिराजुद्दौला आते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला बहुत ही पावरफुल रूलर रहे थे, ठीक है। और जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो इन्हीं की लीडरशिप में लड़ी गई थी, ठीक। तो अब ये जब आते हैं तो इनकी भी सेम डिमांड होती है कि भाई हम किसी भी हालत में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर राज नहीं करने देंगे। तो इन्होंने भी वही सेम चीज़ इन्होंने की कि भाई हम आपको कोई भी रेवेन्यू में किसी तरह की रियायत नहीं देंगे, ठीक। इसके अलावा आप जो हमारे मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में आप जो दखलंदाजी कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए, पे द रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें भी सिराजुद्दौला ने रखी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आ रहा है पहले कि कंपनी की क्या बातें थी
और सिराजुद्दौला की क्या बातें थी। तो ये दोनों मैटर थे जो कि दोनों में झगड़े का की वजह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। अब आफ्टर द नेगोशिएशन फेल्ड, जब दोनों की वार्तालाप जो हो रही थी वो फेल हो गई, तो ओबियसली क्या होगा, फिर तो युद्ध ही होगा। तो युद्ध की परिस्थितियाँ पूरी तरह से बन चुकी थी। अब युद्ध की परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, नवाब ने लगभग 30,000 जो सैनिक थे वो इंग्लिश फैक्ट्री एट जो काशिम बाज़ार में थी, यहाँ पर काशिम बाज़ार में तो वहाँ पर भेज दिए और वहाँ का जो वेयर हाउस था उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, ये यहाँ इस तरीके से उसके बाद इन्होंने कोलकाता की तरफ मार्च किया। कोलकाता में जो यहाँ पर इनका वेयर हाउस था, यहाँ पे जो उनकी कंपनी थी उसको भी अपने कब्जे में ले लिया और उस पर भी अपना पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया। तो इस तरह से नवाब ने 30,000 जो सोल्जर्स के साथ मिलकर इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाज़ार में थी और कलकत्ता में एक उनकी फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया, वेयर हाउस पर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से जो कंपनी थी वो ध्वस्त कर दी गई अकॉर्डिंग टू दी नवाब। तो नवाबों ने पहला इन पर अपना जो था वो आक्रमण करने का पूरा सोच लिया। अब यहाँ से तो सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ओके। 1757 में ये हमारी जो फाइट थी ये शुरू हो जाती है। 1757 में ये बैटल ऑफ जो प्लासी थी ये हमारी स्टार्ट हो जाती है बेटा। ठीक है, अब किस किस के बीच में ये फाइट होती है, ये लड़ाई होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में। दोनों में लीडरशिप कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और भारत की तरफ से यानी कि अगर नवाबों की तरफ से कहें तो सिराजुद्दौला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों ही जो इस बैटल ऑफ प्लासी की लीडरशिप करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिंग्स इन द फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर द कंपनी इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक यंग लीडर थे, ठीक है, वो इस फाइटिंग की लीडरशिप करते हैं। अब तो हमने अभी तक ये पढ़ तो लिया है कि नवाब ने किस तरीके से अपने 30,000 सैनिकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की कई फैक्ट्रीज़, कई वेयर हाउस और कई उनकी जो जहाँ उनका रॉ मटेरियल रखा जाता था, जहाँ किलेबंदी उन्होंने कर रखी है, उनको अपने कब्जे में ले लिया, उन पर अपना अटैक किया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। अब क्योंकि दूसरी साइड कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, एक सोचे समझे एक ट्रेंड सोल्जर थे जो इसके सेनापति थे, इसकी लीडरशिप कर रहे थे। तो जब उन्होंने सुना कि इस तरीके से कोलकाता तक भी नवाब की सेनाएं आ गई है और उन्होंने हमारे बहुत सारे चीज़ों को ध्वस्त कर दिया है, तो वो चुप बैठने वालों में से कहाँ थे। तो उन्होंने तुरंत इसकी कमान संभाली और यहाँ पर सिराजुद्दौला को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि ये लोग तो चालाकी से ज़्यादा जीतने की कोशिश करते थे, अच्छे से युद्ध करना तो इन्हें आता नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ब्रेव लोग हैं। तो चालाकियों में इन्होंने यहाँ के सेनापति जो थे सिराजुद्दौला के, उनका नाम था मीर जाफ़र। ये नाम याद रखेंगे आप, ठीक है, मीर जाफ़र। इतिहास में ये नाम, जैसे आज भी हम कहते हैं ना कि भाई विभीषण ने ही रावण को मरवाने में एक अहम रोल निभाया, उसने वो भाई उसने भेदी का काम किया एक तरह से। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने तो एक सकारात्मक चीज़ के लिए किया था, उन्होंने तो पाप का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र का साथ दिया था। लेकिन यहाँ जो मीर जाफ़र थे, ऐसे जो कहते हैं ना देशद्रोही लोग, जिन्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं कर पाएगा बच्चों, मीर जाफ़र एक देशद्रोही था जो कि अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया था। उसे लालच दिया गया कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद हम तुम्हें ही बंगाल का नवाब बनाएंगे, और मीर जाफ़र बहुत आसानी से उनकी बातों में आ गया। और जब उसको मीर जाफ़र जो कि इनके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, उन्हें कहा गया कि आप दूसरी
मोर्चा संभालेंगे और मैं दूसरा मोर्चा संभालूंगा। तो जिस मोर्चे पर उन्हें बोला गया था कि भाई तुम उस मोर्चे पर तैनात रहना और वहाँ से इनकी सारी सेनाओं को क्या है मार डालना, लेकिन उस मोर्चे पर वो पहुँचे ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो धोखा देना था। वो तो किसके साथ मिल गए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया था, क्योंकि उन्हें लालच दिया गया था कि सिराजुद्दौला की डेथ के बाद तुम्हें ही वहाँ का नवाब बनाया जाएगा। वो उनकी बातों में आ गए और इस तरीके से ये बैटल ऑफ प्लासी जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे, क्योंकि मीर जाफ़र ने उन्हें एंड टाइम पर धोखा दिया था। तो कहने का मतलब है कि उस समय अगर ये लड़ाई हम जीत जाते, हालांकि देश के पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, फाइटिंग रिसोर्सेज कम थे, बंदूकें कम थी, तोप कम थी, लेकिन उसके बावजूद ही हौसला बहुत अच्छा था। ठीक है, ब्रेव लोग थे, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो सोल्जर्स में बहुत जोश था, लेकिन मीर जाफ़र जैसे देशद्रोही ने साथ हमारा नहीं दिया, जिसकी वजह से हम ये बैटल हार गए। और इतिहास में ये बैटल बहुत ही हिस्टोरिक बैटल है, क्योंकि इस बैटल के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ राज करने के एक तरह से उनके लिए गेट ओपन हो जाते हैं कि आप भारत में अब अपना राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के रूप में आए थे, ट्रेडर्स बनकर आए थे, लेकिन अब यहाँ की टेरिटरी के अंदर उन्हें, टेरिटरी यानी कि प्रशासन, शासन करने का उन्हें अधिकार यहाँ से मिल गया। यहाँ उन्हें दीवानी प्राप्त हो गई है। दीवानी मतलब कि यहाँ के बहुत सारे, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ऐसे बड़े बड़े जो प्रोविंस थी, उनका तुम्हें टैक्स वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही। वो वहाँ से सोना चांदी मंगाती थी और अपना ट्रेड करती थी, रॉ मटेरियल खरीदती थी। ठीक है, लेकिन अब उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब वो ये पैसा यहाँ के लोकल लोगों से ही टैक्स के रूप में वसूल करके और यहीं का पैसा यहीं की अपनी कंपनियों में लगाया करते थे। जैसे मेंटेनेंस करना अपनी फैक्ट्रियों की, रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, घोड़े, तोपे, बंदूकें, ये सारी चीज़ें खरीदना, अब वो यहीं के लोगों से टैक्स वसूल करते थे और यहीं के लोगों पर अब लगा दिया करते थे, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए अपने बिजनेस में लगा दिया करते थे। तो ये इतिहास में ये प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, जो कब लड़ा गया, 1757 में। किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे, तो बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहा था। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको बेटा याद रखने सीरीज से कि बंगाल के कौन कौन से अभी तक नवाब हुए, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला हार गए तो अब कौन गद्दी पर आ गया, मीर जाफ़र। लेकिन मीर जाफ़र बहुत अधिक दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ नहीं दे पाए, क्योंकि मीर जाफ़र चाह रहे थे कि जनता में मेरी इमेज अच्छी रहे, और उसकी इमेज गंदी करने का कौन स्पॉइल कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। हर डिसीज़न वही लेती थी, मीर जाफ़र को तो कोई पूछता ही नहीं था। वो एक पपेट नवाब बनकर रह गया, एक कठपुतली नवाब बनकर रह गया, जो कि वो ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वह विरोध करने लगा। उसे हटा दिया कंपनी ने और एक अगला नवाब डाल दिया। ठीक है, अगला नवाब अभी हमने पढ़ा था ना, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, और उसके बाद 4th नंबर पर आते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र, ठीक है, और 5th नंबर पे आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम, ये नाम आपको बेटा याद रखने हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है ये बेटा कि ये जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन थी बंगाल की,
नवाब कौन आए ये सब आपको ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों को लेकर झगड़े हुए, ठीक है, क्या इस लड़ाई का क्या परिणाम निकला, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और वेरी शॉर्ट में भी इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर के लिए मैं आपको और वीडियोस फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।